और चलिए बात करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां पीएचई दैनिक वेतन भोगियों ने आज जम्मू के डोगरा चौक में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पिछले काफी समय से रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे पीएचई दैनिक वेतन भोगियों ने रोड ब्लॉक किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया और ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। एक बार फिर से पीएचई डेली वेजेस आज सड़कों पर हैं। इस समय हम जम्मू में डोगरा चौक में मौजूद हैं, जहां पर कंपनी बाग जो पीएचई का ऑफिस है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पीएचई डेली वेजेस हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। रोड ब्लॉक की हुई है और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि रेगुलेशन की जो पॉलिसी है वो जल्द से जल्द बनाई जा सके। करीबन 22,000 से ज्यादा पीएचई डेली वेजेस पिछले लंबे समय से धरने प्रदर्शन पर हैं और पिछले 7 महीने की अगर हम बात करें तो तब से लगातार ये प्रदर्शन जो है वो इन्होंने जारी रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म स्ट्राइक जो है वो जारी रखी हुई है और उसी बीच आज एक जोरदार प्रदर्शन कर ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो लाई जाए। और साथ ही साथ जो डेली वेजेस की मांग है जम्मू कश्मीर में कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए यूटी बनने के बाद, और वो मांग जो है आज एक बार फिर से दोहराने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में ये जो भारी मात्रा में लोग हैं वो सारे यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं और पुलिस जो है इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द ये लोग जो है वो हटें और जल्द से जल्द जो है इस रोड को बहाल किया जाए, क्योंकि लाखों हजारों की तादाद में गाड़ियां रोज निकलती हैं, इसीलिए ये मांग जो है इनकी की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। अवंतीपोरा में आज के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है और यात्री पंथा चौक पर डेरा डाले हुए हैं, जहां से यात्रा कल फिर से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस रैली को समान विचारधारा वाली पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। आज की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित अन्य नेता शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा आज आखिरी चरण में चल रही थी और इस टाइम ये फाइनल अपनी डेस्टिनेशन यहाँ अवंतीपोरा पहुंच गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी। वकार साहब, आज दिन के हवाले से बताइए, क्या आज मुतमईन हैं आप जो सिक्योरिटी जिस तरह के इंतजाम रहे? हाँ, बहुत अच्छा था। हम जहाँ जब क्रिटिसाइज करना हो तो करेंगे। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हैं कि उनने बहुत अच्छे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए थे। अलबत्ता जो आपने इख्तिताम किया तो अभी इख्तिताम नहीं हुआ है, अभी पैंथा चौक से नेहरू पार्क तक कल चलेगी यात्रा। जी, मैं आज दिन का कह रहा हूँ, आज दिन का इख्तिताम हो गया और बहुत ज्यादा भीड़ थी। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक गाड़ी भी नहीं लगाई थी। ये सारा कश्मीर का जो पूरा फ्लड आया था लोगों का, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और खासकर नौजवानों की बड़ी तादाद थी। और हम आज शुक्रगुजार है प्रियंका जी का, वो भी आज ज्वाइन हुई, और महबूबा जी का भी शुक्रगुजार है, वो भी हमारे साथ चल पड़ी। तो मैं ये कहूंगा भारत जोड़ो यात्रा अभी तक 3790 किलोमीटर चली है। यहां से 10 किलोमीटर श्रीनगर होगा या 15 किलोमीटर होगा, तो कल 10 किलोमीटर का वाक है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम होगा और उसके बाद परसों जो है कंक्लूडिंग स्पीच होगी राहुल जी की, झंडा लहराएंगे और भारत जोड़ो यात्रा जो है खत्म होगी। तो मैं ये कहूंगा एक इम्पैक्ट छोड़ा इस भारत जोड़ो यात्रा ने। लोगों की दिमाग में ये समझ आया कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हमको फिरका परस्ती के नाम पे वोट ले रहे हैं, नफरत के नाम पे वोट ले रहे हैं। जो इन्होंने हमसे वादे किए थे 2-2 करोड़ नौकरियां दिलाने के, वो खत्म हो गए। अच्छे दिनों के वादे किए थे वो भी कहीं नहीं आए। 15-15 लाख अकाउंटों में डालने के वादे किए थे वो भी कहीं नहीं आए। अलबत्ता वादा कुछ नहीं किया, अलबत्ता हमारी स्टेट का दर्जा छीना, यूटी बनाया, 2 हिस्से स्टेट के किए। अभी देखो आप गरीबों की जमीनें छीन रहे थे। जो कांग्रेस ने रोशनी में लोगों को जमीनें दी थी, किसी का मकान दिया था, किसी को उसको डोजर लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, नौजवानों के नौकरियों में स्कैम निकल रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, एनवाईसी, रहबरे खेल, मनरेगा, एनआरएचएम, हॉस्पिटल, सारे बेचारे सड़कों पे दर है, किसी का काम नहीं हो रहा है। एनसी कांग्रेस और पीडीपी एक मंच पर नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा जहां कांग्रेस के झंडे थे वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के झंडे भी इस यात्रा में थे। हमने ये जो यात्रा थी, दिस इज ए नॉन पॉलिटिकल, इसमें हमने लाइक माइंडेड पार्टीज को सबको राहुल जी ने दिल्ली से इनवाइट किया था कि मेरी यात्रा में शामिल हो जाइए। ये यात्रा अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ है जो बहुत ज्यादा है इस वक्त, और नफरत और फिरका परस्ती के खिलाफ है।
और हमने इसको लखनपुर से स्टेट का दर्जा भी जो है वो भी जोड़ा है। तो सब लाइक माइंडेड पार्टीज आ रही हैं, जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई पीएचडी नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, वो तब देखा जाएगा जब इलेक्शन आएगा। लेकिन इसमें एक चीज अया हुई, जो पार्टियां बीजेपी और मोदी जी के साथ जुड़ी हैं वो आराम से साइड पे हो गई। जो लोगों को बोल रहे थे नहीं जी हम सेकुलर फोर्सेस हैं, वो है ये है, आज वो मोदी जी के साथ ही जुड़ी रही। आजाद साहब की तरफ आपका इशारा है। उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ आए तो मोदी जी कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं उसके आंसू जाया ना हो जाए। तो मसला ये है कि हम चाहते हैं कि सेकुलर फोर्सेस मजबूत हो, वो ही खुशहाल कश्मीर यहाँ लौटे जो खुशहाल कश्मीर आज से 20-30 साल होता था, और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। और राहुल जी का दिल जो है प्यार मोहब्बत से कश्मीरी आवाम के लिए बहुत धड़कता है। मुझे लथपुरा शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई आज, यहाँ पे काफी अहम वो भी था। देखिए हमारे फौज के लोग यहाँ शहीद हुए तो उनको श्रद्धांजलि देना कोई गलत थोड़ी है। उन्होंने दिया, जहाँ पे हुआ था वहां पे उन्होंने फूल चढ़ाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी, जिनका साफ ये कहना था कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो इस यात्रा से जुड़ रही हैं, क्योंकि जो मसले मसाइल हैं वो तकरीबन सभी इन पार्टीज के सेम हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो 30 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसमें भी न सिर्फ रीजनल पार्टीज बल्कि बाकी भी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो भी उस रैली में शामिल रहेंगी। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, अवंतीपोरा। लेथपुरा पुलवामा में 2019 के हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों को राहुल सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी चरण में यहाँ इस टाइम लथपुरा पुलवामा में पहुंची है। यहाँ लथपुरा पुलवामा के बारे में आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे 2019 को जो फिदाइन हमला हुआ था उसमें तकरीबन 40 के करीब जो है सीआरपीएफ जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी। यहाँ इस टाइम यात्रा रोक दी गई है और जो राहुल गांधी हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन जवानों को जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। यहाँ पे यही वो जगह है, यहाँ पे आप लोगों को भी देख सकते हैं, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और ये सुबह से ही जो है राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे आपको बता दूं साथ में कि आज पूरे 4 साल हो गए हैं उस फिदाइन हमले को। 2019 में फेब के महीने में वो हमला हुआ था जिसमें काफी सारी जो है सीआरपीएफ अहलकारों की जानों का नजराना दिया था उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैली फिर से यहाँ से शुरू हो गई है। कुछ देर के लिए यहाँ पे रैली रुकी थी और राहुल गांधी जो हैं उन्होंने इन जवानों को श्रद्धांजलि दे दी, जिसमें राहुल गांधी के साथ जो सीनियर पीडीपी लीडरान हैं वो भी शामिल है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, पुलवामा। आम बजट जल्द ही आने वाला है। देश भर के लोगों को केंद्रीय बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। इस बजट से जम्मू के लोगों को भी बड़ी आस है, चाहे वो औद्योगिक सेक्टर हो, पर्यटन सेक्टर हो या बेरोजगार युवाओं की बात की जाए, हर कोई बजट की तरफ देख रहा है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान अरुण गुप्ता ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित किया जाए, जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाए और आम लोगों की जेब को देखते हुए बजट बनाया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2023-24 पेश करेंगी। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए थे। जम्मू कश्मीर को साल 2022 और 23 के केंद्रीय बजट में 35,581 करोड़ रुपए मिले हैं। बजट 2023 अब आने वाला है और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं इससे। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता। अरुण जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो आने वाला बजट है उससे क्या उम्मीदें रखता है? देखिए, बजट जो है हमेशा उम्मीदों से भरा होता है, लेकिन कितनी उम्मीदें जो हैं हमारी पूरी होती हैं ये बजट के बाद में पता चलता है। इस बार के बजट में भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, उसके बाद हमें ये लगना शुरू हो गया था कि यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो आएंगे। कुछ आए भी हैं, लेकिन हम ये सोचते थे कि भाई कुछ ऐसे यूनिट यहाँ पर लगें जिसकी वजह से जो छोटे यूनिट हैं जो आज की डेट में बंद हो गए हैं
वो सरवाइव कर सकें, फिर से रिवाइव कर सकें, वो चल सकें। तो हमारी सोच यही है कि ऐसे यूनिट्स जो हैं, और मैं हमेशा डिमांड करता हूं कि एक PSU यूनिट जो है यहाँ पर लगना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री जो है उसको समझने की जरूरत है कि क्यों सरवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे जो रॉ मटेरियल है अगर हम देखें तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और आगे यहाँ पर कोई इतने जहाँ पर प्रोडक्शन होती है तो उसकी सेलिंग के लिए हमें फिर वापस उन्हीं स्टेट्स में जाना पड़ता है जहाँ से रॉ मटेरियल आता है। ये जरूरत है हमारे लोगों को समझने की। कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार क्यों इनको बेनिफिट दें, बेनिफिट नहीं मिल रहे, यहाँ के लोगों को आप बेनिफिट नहीं दे रहे। यहाँ के लोगों के दर्द को समझने की जरूरत है कि उनका सर्वाइवल ही सिर्फ इंडस्ट्री का पैकेज पे रहा है हमेशा। जो कोविड के चलते जो नुकसान हुआ, यहाँ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ, वो कैसे कम हो सकती है? इमीडिएट रिलीफ कैसे दिया जा सकता है उनको? देखिए, दो ही मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब जो है वो हर एक के लिए नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में और जो बिजनेसमैन है वहां पर ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिल सकती है, चाहे वो मिडिल क्लास मतलब बिजनेसमैन है, चाहे वो अपर क्लास बिजनेसमैन है, चाहे वो इंडस्ट्री है। जब भी अगर किसी को नौकरी मिलेगी तो इन्हीं आधारों में मिलेगी। लेकिन आज के हालात जो हैं, पिछले कोविड के वजह से बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि देखिए इतना कुछ होने के बाद भी इंटरेस्ट जो है वो पोर्शन जो है स्टैंड रहा, एज इट इज रहा, इंटरेस्ट लिया गया, चाहे वो बिजनेसमैन है उससे भी लिया गया। लेकिन आज हालात जो हैं, शायद कुछ थोड़ा सा बिजनेस रिवाइव होना शुरू हो गए। 2 साल कोविड में बहुत लोगों ने सफर किया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज की डेट में भी बिजनेसमैन के प्रति जो एक रवैया रहना चाहिए, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है लोगों को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज भी नहीं मिल पा रहा। कुछ ना कुछ ऐसा पैकेज जो है, प्राइस प्रेफरेंस जो आगे मिलती थी, यहाँ पर हम कहते हैं प्राइस प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो आप परचेज प्रेफरेंस जो है, जो लोकल यूनिट्स हैं उनको दीजिए। जो फ्रेट सब्सिडी है उन लोगों को मिलनी चाहिए। और GST जो है, जो आज की डेट में बिजनेसमैन के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, मैं समझता हूं कि उसको मतलब सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भाई 5 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर है, उनके ऑडिट जो है उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि GST एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत कम गुंजाइश है लोगों को कि अगर वो कोई गलत काम करना चाहें, बहुत कम। और होता यही है कि भाई एक व्यक्ति के लिए 100 व्यक्ति जो है उनको परेशान किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, और स्लैब्स जो हैं उसको भी कम करने की जरूरत है, बजाय बढ़ाने के स्लैब को कम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं समझता हूं कि 60% जो है आज की डेट में इन द शेप ऑफ GST, इन द शेप ऑफ इनकम टैक्स आज गवर्नमेंट के पास है, 40% जो है वो लोगों के पास है। लेकिन 40% में भी जब लोगों को पेनल्टीज लगती हैं तो उसमें भी उनका शेयर जो है, अभी की उनमें से बैंक के लोन हैं उनका शेयर होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि भाई अगर 40% में भी अगर उन लोगों को पेनल्टीज लगती हैं, उन लोगों को परेशान किया जाता है, तो फिर ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुआ। और मैं यही चाहूंगा कि इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट जो है जरूर गौर करे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, एक माहौल यहाँ पे बनना चाहिए, और GST को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ये कहना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और आगे आने वाले यूनियन बजट से युवाओं को भी काफी आशाएं हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं से बात की है न्यूज 18 ने, जिन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार रोजगार के साथ साथ एजुकेशन लोन भी मुहैया कराए, ताकि वो भी अपने करियर में आगे बढ़ सकें। यूनियन बजट आने वाला है और मेरे साथ कुछ यूथ हैं जिनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इस यूनियन बजट से, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो युवाओं का है और युवाओं की आशाएं इस बजट से होना लाजमी होता है। हमारे साथ कुछ नाम बताएं। मेरा नाम है पारुल गुप्ता।
पारुल, जो ये बजट आने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहता है यूथ? मुझे लगता है, मुझे यही उम्मीद है कि ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इससे हमें ज़्यादा न्यू एम्प्लॉयमेंट आएगी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएगी तो उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो हाँ, ये अच्छा है। जब से 370 भी हटा तो हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग अगर अनएम्प्लॉयड है उनकी नौकरियां लग जाएंगी। अच्छा, महंगाई भी आपको लगता है कम होनी चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि जो आपकी बुक्स है या बाकी जो चीजें हैं उन पे जो है टैक्सेस कम होने चाहिए। और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ स्कीम्स उन्होंने ऐसी निकाली भी होती हैं कि जो हमें भी कभी कभी पता नहीं होती, पर कुछ जो होते हैं उनको पता होती है। तो पर हाँ, थोड़ी सी होनी चाहिए लाजमी कुछ, बट हाँ। आप नाम बताएं। मेरा नाम हिमांशी शर्मा है। हिमांशी, क्या उम्मीदें हैं बजट से? मेरी तो बस यही उम्मीद है कि यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि हम अभी हम इंडिया एक यूथ कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बस यही है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और इतने हम पढ़ाई लिखाई करके घर पे ना बैठे हैं, और हमें बस यही डर है कि हम घर पे ना बैठे। और मेरी बस यही उम्मीद है कि हमें थोड़ा स्टूडेंट लोन, स्टडी लोन वगैरह भी, उसके लिए भी थोड़ा सोचा जाए हमारे। आप नाम बताएं। मेरा नाम स्तुति है। स्तुति, क्या उम्मीदें हैं, एक यूथ को क्या उम्मीदें हैं बजट से? ऑब्वियसली, जैसे इन दोनों ने, मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि उन्हें करियर को लेके दोनों बहुत डरी हुई हैं, या उनको है कि पता नहीं गवर्नमेंट की ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी इस बजट में, इससे रिलेटेड कुछ ऐसी स्कीम्स या व्हाटएवर कुछ चीजें शुरू होंगी कि उनके करियर ऑप्शंस में उनको हेल्पफुल होगा। तो आई गेस ऐसे होने चाहिए। आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन की हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर्स जो सपोज उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, तो उन्होंने अभी नेक्स्ट उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट दे रही है उन्हें। तो तमाम तरह की उम्मीदें हैं। आप नाम बताएं। तमन्ना शर्मा। तमन्ना, आपको क्या उम्मीद है एज ए स्टूडेंट, क्या उम्मीद है इस बजट से? यही उम्मीद है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ जाएं, स्टार्टअप्स हों, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ज्यादा हो और स्टूडेंट्स का जो है गवर्नमेंट ध्यान रखे। स्टार्टअप्स की बात की है, हमारे साथ युवा है। स्टार्टअप्स को लेकर युवा क्या सोचता है, क्या कुछ इसमें प्रावधान होना चाहिए? सर, इसमें सबसे पहले तो ये बात आती है कि अगर बच्चे एम्प्लॉयड होंगे तो फिर वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, सबसे पहले ये बड़ी बात है। तो फिर ये है कि अगर स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाएगी तो फिर वो अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, उसकी वजह से फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ये आती है कि फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए और स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। इसमें है कि बच्चों को मैक्सिमम जॉब्स वगैरह इस टाइम पे सिर्फ नोटिफिकेशंस निकल रही है। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है SI का, उसमें भी रिजल्ट आने का कुछ है नहीं है। तो ये सब स्टूडेंट्स थे जिनका कहना है कि स्टडी लोन्स इनके लिए होने चाहिए, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, तमाम तरह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बेहतर होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, तमाम तरह की उम्मीदें इन युवाओं को। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं आने वाले बजट पर आम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। एक आम गृहिणी जो अपने रसोई घर को चलाती है, उसकी भी आम बजट से कुछ उम्मीदें हैं। ऐसी ही एक गृहिणी डॉक्टर सुमेधा का कहना है कि सरकार को सब्जियों, फल, फ्रूट्स और गैस के दाम घटाने चाहिए। यूनियन बजट आने वाला है और एक आम गृहिणी इसको लेके क्या सोचती है, किन किन चीज़ों के जो दाम है वो कम होने चाहिए। अभी हम डॉक्टर सुमेधा के घर पे हैं, जो अपने किचन को भी संभालती हैं, अपने कामकाज को भी संभालती हैं। ये डॉक्टर भी हैं पेशे से, लेकिन जो घर के कामकाज हैं वो भी यही देखती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो होम मिनिस्टर हैं अपने घर की वो यही हैं। दालों से लेकर सब्जियों तक, गैस सिलेंडर, केरोसिन ऑयल, जो भी सामान जो यूज़ होता है, चाहे वो फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, तमाम जो इनकी जिम्मेदारी होती है, जो घर चलाती है महिला, उस पे ही होती है। हम इनसे आज बात करेंगे कि जो इनको क्या उम्मीदें हैं। डॉक्टर सुमेधा, आप घर को संभालती हैं, तमाम वो चीज़ें जो यूज़ होती हैं घरों में उसको देखती हैं, परचेज करती हैं। क्या लगता है कि जो यूनियन बजट है उसमें कहाँ से किस सेक्टर में कहाँ रियायत होनी चाहिए ताकि आम लोगों को उसका फायदा मिल सके? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपना कीमती समय दिया। मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक गृहिणी हूं, और गृहिणी होने के नाते मैं उन सब नारियों की तरफ से आपको ये कहना चाहती हूं जो घर की गृहिणियां हैं, जो घर चलाती हैं, कि आज की समय में
बढ़ती महंगाई ने कहीं ना कहीं सब लोगों को इफेक्ट किया है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हम ये चाहते हैं अपनी सरकार से, हमारी उनसे ये इल्तिजा है कि वो इस चीज पे स्पेशली ये ध्यान दें कि किस तरह से एक रहन सहन, जिसको हम बेसिक कहते हैं, फूड इज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। तो अगर हमारी फूड आइटम्स, हमारे घर की गैस ले लीजिए आप, हमारे घर का खाना ले लीजिए, फल फ्रूट ले लीजिए, दालें ले लीजिए, तो इन सब में कुछ ऐसा रेट हो जो सब इस चीज को अफोर्ड कर सके। आज के समय में आप देख रहे हैं कि एक निम्न वर्ग के लोगों में, और वो उनकी थाली में से, उन बच्चों की थाली में से फ्रूट कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने बच्चे को दाल भी दें, सब्जी भी दें, एक पूरा आहार जिसे हम कहते हैं, पौष्टिक आहार, तो उसकी कमी हमें देखने में मिलती है। और इस चीज का मैं देखना अपने टेस्ट में देखती हूं एज ए डॉक्टर कि वहां जो बच्चे आते हैं तो उनका पौष्टिक आहार की वजह से उनका सिस्टम में कमी आ रही है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस में कमी आ रही है। देखें कि जैसे आयरन की डेफिशिएंसी, जो एक निम्न वर्ग के लोग हैं, अनार खरीदना उनके लिए एक नियामत है। और हम तो क्योंकि मैं एक गृहस्थी भी हूं और मैं एक वर्किंग वुमेन भी हूं, आई कैन अफोर्ड गुड फूड फॉर माई चिल्ड्रन, बट इट इज डिफिकल्ट। ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है एक निम्न वर्ग के लोगों को। अगर आप देखें कि मेरी मेड को ही देखें तो वो तो कहते हैं कि हम तो अनार खरीदते ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो इसका कमी जब हमारा जो बच्चे हैं उनमें जब कमी आएगी न्यूट्रिशनल स्टेटस में, तो हम कैसे भारत को बना रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि अनार की एग्जांपल दी, उसके साथ जो कीवीज हैं, ड्रैगन फ्रूट्स हैं, इस तरह के फ्रूट्स हैं जो आम जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं। सब्जियां ऐसी हैं, आपको लगता है कि जो सब्जियों के दाम हैं वो कम होने चाहिए, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस बारे में आपसे कहना चाहती हूं कि बेसिक नेसेसिटीज जिन्हें कहा जाता है दालें, जिसमें कि हमें पल्सेस कहा जाता है और जो हमारे प्रोटीन का आधार हैं, अगर हमारे प्रोटीन अच्छे होंगे तो हमारा बॉडी बिल्डअप अच्छा होगा। तो सबसे बड़ी चीज जो हमें बच्चों को अपने देनी है वो है प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स नहीं देंगे उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस डाउन हो रहा है। तो उन दालों में आप देख लीजिए, कुछ सालों में, जैसे कि मैं इतने सालों में परिवर्तन देखती हुई आ रही हूं, हमारी मदर से हम तक कितना रेट्स में इंक्रीज आ गया है। और इस चीज में, इस रेट्स की इंक्रीज की वजह से एक आम आदमी ने सिर्फ अपने आप को नियमित कर लिया है कुछ एक दो दालों से। वो सभी दालें खरीदते ही नहीं है क्योंकि वो एक महंगी है, वो थोड़ी सी सस्ती जिसको वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न दालों में भिन्न भिन्न तरह के पौष्टिक आधार होते हैं। तो इसीलिए हमारे देश की बुनियाद हमारे बच्चे हैं, तो उनको अगर हम ऐसा आहार दें जिसमें कमी हो तो हम कैसा। इसके साथ साथ जो गैस है, जो एलपीजी सिलेंडर है, आपको लगता है कि उसके दाम भी कम होने चाहिए? जो ये यूनियन बजट आने वाला है, इसमें जो आम महिलाएं हैं उनकी भी सुनी जाए, उनको ध्यान में रखते हुए इस यूनियन बजट को है फ्रेम किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, गैस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर खाना पकेगा तो घर में सबको खाना मिलेगा। और गैस की कीमतें बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भार है और इसको अफोर्ड करना आजकल के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि वो इस तरफ देखें, क्योंकि गैस अगर नहीं होगी तो कोई खाना कैसे बनाएगा, और खाना अगर कम बनेगा